गुस्से के बारे में एक बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है कि गुस्सा एक ऑनेस्ट इमोशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गमी महसूस करते हैं, जैसे हम खुशी महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार होते हैं, उसी तरह से हम गुस्से में भी हम आते हैं। ये हर उस जगह पे हमें नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं, तो हमें गुस्सा जवाब के तौर पर आता है। और बाज़ औक़ात जब हम गुस्से में आते हैं तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम चूँकि इमोशनली इलिटरेट लोग हैं, हमें अपने जज्बात का इजहार कर मुनासिब तरीक़ों का पता नहीं है, तो हम एक्ट आउट करने की तरफ जाते हैं या गुस्से में हम कोई तोड़ फोड़ करने की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये एहतजाज करते हुए भी आपको नज़र आते हैं कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये कोई उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जैसे सोसाइटी में जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि नेगेटिव होगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए उठ खड़े होते हैं, और एहतजाज के दौरान आपने देखा होगा कि उनके दावे ये होते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, यानी अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन नतीजा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपको नज़र आता है। लोग एहतजाज के दौरान ना सिर्फ तोड़फोड़ करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की अमलाक को जलाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि लगे हाथों पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी करने वो लगते हैं। सो ये सारे गुस्से के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जिसके ऊपर हम ज़ुबानी बातचीत से फिजिकल तशद्दुद की तरफ हम आ जाते हैं। नशे के मरीजों की फैमिली माजी की काफ़ी तकलीफ़ें देख चुके होते हैं। पेशेंट के रवैये ऐसे होते हैं जो कि उन्हें तकलीफ़ देने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात वो उस पर चुप इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात उसके साथ नेगेटिवली वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं। बाज़ औक़ात मुस्तकबिल के भी खौफ होते हैं। फैमिली को लग रहा होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तो हम इसको किसी तौर मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या बनेगा। सो मुस्तकबिल के काफ़ी सारे खौफ भी फैमिली को लाहक होते हैं। दूसरा जो गुस्सा फैमिली बाज़ औक़ात करती हुई नज़र आती है, जो कि इससे भी एक स्टेप आगे की तरफ जाता है, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो रुकी नहीं रहती, वो बल्कि वो साथ साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसका मतलब है कि हर गुजरने वाले दिन में फैमिली के लिए तकलीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। सो फैमिली फिर इंस्ट्रक्टिव एंगर से सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ भी जाती है। अच्छा मैडम, आज के प्रोग्राम का जैसे कि मैंने तारुफ बयान किया कि हम गुस्से पे बात करेंगे। गुस्सा वैसे तो देखा जाए पूरी दुनिया का ही एक प्रॉब्लम है, और आगाज़ से जब से इंसानियत का आगाज़ हुआ है तब से इंसान सबसे ज़्यादा नुकसान गुस्से से ही उठा रहा है। तो वैसे तो गुस्सा हर इंसान का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या जिन फैमिलीज़ में कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है, क्या ऐसे ख़ानदानों में गुस्सा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम देता है? गुस्से के बारे में एक बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है कि गुस्सा एक ऑनेस्ट इमोशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गमी महसूस करते हैं, जैसे हम खुशी महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार होते हैं, उसी तरह से हम गुस्से में भी हम आते हैं। ये हर उस जगह पे हमें नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं, तो हमें गुस्सा जवाब के तौर पर आता है। और बाज़ औक़ात जब हम गुस्से में आते हैं तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम चूँकि इमोशनली इलिटरेट लोग हैं, हमें अपने जज्बात का इजहार कर मुनासिब तरीक़ों का पता नहीं है, तो हम एक्ट आउट करने की तरफ जाते हैं या गुस्से में हम कोई तोड़ फोड़ करने की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये एहतजाज करते हुए भी आपको नज़र आते हैं कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये कोई उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जैसे सोसाइटी में जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि नेगेटिव होगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए उठ खड़े होते हैं, और एहतजाज के दौरान आपने देखा होगा कि उनके दावे ये होते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, यानी अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन नतीजा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपको नज़र आता है। लोग एहतजाज के दौरान ना सिर्फ तोड़फोड़ करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की अमलाक को जलाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि लगे हाथों पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी करने वो लगते हैं। सो ये सारे गुस्से के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जिसके ऊपर हम ज़ुबानी बातचीत से फिजिकल तशद्दुद की तरफ हम आ जाते हैं। यानी आउटबर्स्ट हो जाता है, एग्रेशन में आउटबर्स्ट हो जाता है। लेकिन अगेन वही चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऑनेस्ट इमोशन है। बहुत दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, या गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्से को महसूस हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें अपने गुस्से को फिर प्रॉपर चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, और हम इसे एक नेगेटिव इमोशन के तौर पर देखते हैं। गुस्सा ज़ुबानी बातचीत अगर है तब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा सिर्फ ज़ुबानी बातचीत तक ही नहीं रहता, बल्कि इसकी मुख्तलिफ शक्लें हमें नज़र आती हैं, जिनमें से तैश में आ जाना,
ये हमें काफी प्रोमिनेंट लोगों के अंदर नजर आता है। फिर अदावत को पालना, अदावत से मेरी मुराद है कि बाज़-औक़ात हम दिल ही दिल में कुछ लोगों को बुरा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं या उनके रवैयों को बुरा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, या फिर अंदर खाने सुलगते रहना। नशे के मरीजों की फैमिलीज के अंदर हमें ये तीनों फॉर्म्स जो गुस्से की हैं ये हमें बड़ी बारहा नजर आती हैं, और अक्सर औकात वो इन्हीं के थ्रू जो है वो अपने मरीज के साथ बातचीत कर रहे होते हैं या एक्ट आउट कर रहे होते हैं। सो ये हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये डिस्ट्रक्टिव एंगर जो है या नेगेटिव एंगर जो है ये ना सिर्फ मसाइल को बढ़ाने की तरफ हमें लेकर जाता है बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी ख़राब करने का बाइस बनता है। बिल्कुल। और मैं ये आपके रेफरेंस से, आपकी बात के रेफरेंस से ये अपने नाजरीन को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया में, और लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जबकि गुस्सा एक पॉजिटिव इमोशन है। पॉजिटिव इमोशन नहीं है, ये एक ऑनेस्ट इमोशन है। अगर किसी शख्स को गुस्सा महसूस हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, वो सही होता है। लेकिन अब गुस्से के इजहार के जो तरीके हैं वो जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन गुस्से के इमोशन को महसूस करना ये बिल्कुल ठीक बात है और ये जायज भी है। लेकिन अगर इजहार के तरीके डिस्ट्रक्टिव हैं तो फिर आप कंसिडर करोगे कि ये जो एंगर था ये बेसिकली नेगेटिव था। लेकिन अगर उसी एंगर को आप पॉजिटिवली यूज करेंगे तो फिर आपके इजहार के तरीके मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल, और वो आपको एक एनर्जी भी तो फराहम करेगा कि आप बिल्कुल प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो गुस्से को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए दूसरों के खिलाफ नजर आते हैं, जिससे डेफिनेटली उनके इजहार के तरीके जब गलत होंगे तो नताइज भी गलत ही निकलते नजर आते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि गुस्से के इमोशन के पीछे कोई ना कोई फियर होता है, कोई ना कोई ऐसा, यानी या तो कोई तकलीफ होती है या कोई खौफ होता है। ये जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं जिनके किसी न किसी मेंबर को ये जो नशे की बीमारी होती है, तो ये फैमिलीज़ मरीज़ के ऊपर गुस्सा क्यों करती नज़र आती हैं? कोई ख़ास वजह, यानी या तो वो ये समझती हैं कि ये जो कर रहा है ये कोई गलत काम कर रहा है, ये कोई गुनाह कर रहा है, या ये कोई ख़राब अमल है, या फिर इसके पसे पर्दा कोई और ही हकीकत है? देखिए, गुस्से की जो डिस्ट्रक्टिव शक्ल है वो ये है कि बाज़-औक़ात हमें गुस्सा अपनी माजी की तकलीफ़ों पर या फिर मुस्तकबिल के खौफ की वजह से आता है, जो हमें हाल के अंदर बेबस किए रखता है, इमोबिलाइज रखता है। नशे के मरीजों की फैमिलीज़ के अंदर हमें गुस्से की यही जो पैटर्न्स है वो नज़र आते हैं कि वो माजी की काफ़ी तकलीफ़ें देख चुके होते हैं, पेशेंट के रवैये ऐसे होते हैं जो कि उन्हें तकलीफ़ देने वाले होते हैं। बाज़-औक़ात वो उस पे चुप इख्तियार करते हैं, बाज़-औक़ात उसके साथ नेगेटिवली वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं। बाज़-औक़ात मुस्तकबिल के भी खौफ होते हैं। फैमिली को लग रहा होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तो हम इसको किसी तौर मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या बनेगा। सो मुस्तकबिल के काफ़ी सारे खौफ भी फैमिली को लाहक होते हैं, जिसकी वजह से वो हाल में रहते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो नेगेटिवली चैनलाइज्ड उन सारी एनर्जीज को करता है जो कि गुस्से की वजह से होती हैं। सो उनके लिए किसी भी ऐसी स्ट्रेटजी को बनाना जो कि मुस्बत हो, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो कि मुस्तकबिल में कोई नवीद सुनाती हो, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नशे के मरीजों की फैमिलीज आमतौर पर तीन वजूहात की बिना पे गुस्से को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी गुस्से से वो 3 तरह के मकासद अपने निकालना चाहते हैं। पहला मकसद उनका होता है, वो गुस्से को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने मरीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस या हदायत देते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्टिव एंगर कह सकते हैं, या हम ऐसा गुस्सा कह सकते हैं जो कुछ हदायत के ऊपर मबनी हो, और ये हदायत बेसिकली पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इग्नाइट करने के लिए होती हैं। फैमिली ऐसी बातें करते हुए मरीज के साथ नजर आती है कि तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, तुम्हें अपनी बीवी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तुम्हें घर के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, तुम्हें अपने बिजली के बिल जो हैं वो अदा करने चाहिए, या तुम्हें कमाने के लिए कोई जॉब जो है वो तलाश करने की ज़रूरत है। सो फैमिली जब इस तरह की बातें करती है तो बेसिकली वो अपने इंस्ट्रक्टिव जो एंगर है उसका इजहार कर रहे होते हैं, और इस एंगर के पीछे एक ही उनका मकसद होता है कि किसी तौर वो इस शख्स को रिस्पॉन्सिबल लिविंग के लिए प्रिपेयर कर दें, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो अपने बलबूते पर गुजारने के काबिल हो जाए।
दूसरा जो गुस्सा फैमिली बाजुकात करती हुई नजर आती है, जो कि इससे भी एक स्टेप आगे की तरफ जाता है, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो रुकी नहीं रहती, वो बल्कि वो साथ साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसका मतलब है कि हर गुजरने वाले दिन में फैमिली के लिए तकलीफें जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। सो फैमिली फिर इंस्ट्रक्टिव एंगर से सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ भी जाती है। सेफ गार्डिंग एंगर या हिफाजती गुस्सा आप जिसको कहेंगे, ये फैमिली तब अपनाती है जब फैमिली को लग रहा होता है कि उनका प्यारा या फिर घर के दूसरे अफराद जो हैं वो किसी तौर खतरे में मुब्तला हैं। जैसे फैमिली ये बात कहती हुई नजर आएगी कि तुम सिगरेट सुलगाकर खुद सो गए हो, अगर आग लग जाए तो फिर क्या हो, ठीक। या फिर फैमिली जब पेशेंट जो है वो ड्रिंक उसने किया हुआ है, वो ड्राइविंग करना चाहता है, तो फैमिली उस पर भी उसको तंबी करती है कि तुम चूंकि इस हालत में हो इसलिए तुम गाड़ी ना चलाओ, जबकि पेशेंट जिद कर रहा होता है कि वो गाड़ी ज़रूर चलाएगा। बाज़-औक़ात पेशेंट अपने बच्चों को स्कूल से वापसी पे पिक करना भूल जाता है क्योंकि वो नशे में धुत होता है और वो सो रहा होता है, जबकि घर वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि तुम बच्चों को जाकर पिक करके आओ। सो ऐसी सूरत में जब नशे का मरीज खुद या अपने प्यारों को किसी डेंजर के अंदर डालता है तो फैमिली फिर सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ जाती है। ज़्यादातर फैमिलीज जो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती हैं वो भी सेफ गार्डिंग एंगर की वजह से ही मोटिवेट होकर रब्ता करते हैं, यानी उनकी जो चौकीदाराना हिस्स है या चौकीदाराना जो गुस्सा है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो इसको ख़तरे में से निकालें, क्योंकि अब हालात ये बता रहे होते हैं कि अगर इस वक्त कोई एक्शन ना लिया गया तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफी हो। सादा से लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा होता है कि अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने इस प्यारे को जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला है हम इसको खो सकते हैं या इसकी वजह से कोई और ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफी हो। सो इस वजह से वो मोटिवेट होते हैं और वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करते हैं, ताकि ये भी तो देखा गया ना कि फैमिली उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, घर पे किसी रूम में बंद कर देती है या ऐसा भी कोई काम करते हैं। ये तमाम जो इंतजामात हैं ये बेसिकली पीछे इनके जो बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो बेसिकली सेफ गार्डिंग एंगर होता है कि वो उसको जंजीरों से बाज़-औक़ात बांध देते हैं या किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करते हैं कि वो आकर ले जाएं, या बाज़-औक़ात 15 पे कॉल करके थाने में उसको बंद करवा देते हैं। बेसिकली तमाम चीज़ों को करने के पीछे जो स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली उसके पीछे है कि ये नशे से बाज रहे, नशे से अपनी जान को छुड़ा ले और दूसरे अपने घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, यहाँ पे मैडम मैं चाहती हूँ कि ऐसी तमाम स्ट्रेटजीज का जिक्र करें जो अब तक आपने भी अपने तजर्बे में देखी होंगी कि फैमिली ऐसी चीज़ें करती हुई नज़र आती है, क्योंकि फैमिली को लग रहा होता है जो काम वो इस दौर में कर रही होती है उसको लग रहा होता है कि इससे यकीनन उन्हें कोई फ़ायदा होगा, जैसे कि शादी कर देना मरीज की या किसी दूसरे बिल्कुल। इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज आपको मुस्बत नजर आती हैं और कुछ मनफी नजर आती हैं, जैसे शादी कर देना मरीज की कि वो इन नशों के चुंगल में से निकल जाए और अपनी जिंदगी को संभालना शुरू कर दे। इसी तरह बहुत सारे लोग उम्रा करने भेज देते हैं मरीज को या हज करने भेज देते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे जो हिफाजती गुस्सा है वो होता है। वो ये कोई प्लान करके नहीं कर रहे होते बल्कि रिएक्शन के तौर पर ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। नेगेटिव जो स्ट्रेटजीज हैं, जेल में बंद करवा देना ताकि ये बंद रहे, इसको कुछ सबक मिले, घर के अंदर बंद कर देना या जंजीरों में बांध देना ताकि ये ना घर से बाहर निकले ना ही कोई इसको नशा ला कर दे, कम्युनिकेशन के चैनल सारे बंद कर देना, सेलफोन ले लेना ताकि ये किसी से बातचीत ना कर सके और नशे फ्राहम करने वाले लोग इसको नशा घर पे फ्राहम ना कर सके। सो इसके अलावा जैसे किसी ट्रीटमेंट सेंटर से भी जो रब्ता फैमिली करती है तो उनका मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई इलाज होगा, बल्कि वो इसलिए रब्ता करते हैं कि इस मरीज को आप अपने पास ले जाएं और इसकी कोई ओवरऑलिंग करके हमें दे दें। लेकिन जब भी किसी ट्रीटमेंट सेंटर से लोग रब्ता करते हैं तो फिर ये ट्रीटमेंट सेंटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये मसला ओवरऑलिंग करने से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मरीज को भी इलाज में से गुजरना पड़ेगा और साथ में फैमिली मेंबर्स को भी इलाज में से गुजरना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो अपना मकसद जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह फैमिली के गुस्सा करने की ये है कि फैमिली एक कनेक्शन बिल्ड करती है थ्रू एंगर अपने मरीज के साथ। नशे के मरीज ज्यादातर जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उनके इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह बेसिकली वो तमाम नशे हैं जो कि वो करते हैं और वो नशे उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल एक नम स्टेट में होता है जिसमें वो फील ही नहीं कर रहा होता। एक नम स्टेट में है, बिल्कुल सुन है, और आप यूं अंदाजा कर लें कि वो एक ऐसे शख्स से बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां से कोई जवाब मुमकिन नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे
कोई एक अंधेरे कमरे के अंदर अपने किसी प्यारे को आवाज़ें लगाए, ये सोच कर के वो शायद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो वहाँ पे अगर मौजूद ही नहीं तो वापसी में कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। दूसरी एक अहम चीज़ है कि बाज़ औक़ात फैमिली का ये ख्याल होता है कि अगर हम इसे बहसो तकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा और इसका कोई एक आपस में रिश्ता है। सो ये रिलेशनशिप एंगर जो है ये भी आपको ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर नज़र आता है, ख़ासतौर पे स्पाउस और बच्चों के अंदर ये चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी कि वो बहसो तकरार के थ्रू, आर्गूमेंट्स के थ्रू एक कनेक्शन फील करने की कोशिश करते हैं। वाइफ ज़्यादातर ये कहती हैं कि जिस मायूसी, परेशानी, खौफ का वो शिकार है तो खामोशी से बेहतर है कि कोई एक आध झगड़ा हो जाए, जिससे ये तो पता चले कि मैं और वो दोनों आपस में कोई रिश्ता भी रखते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं वो जब देखते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम उन्हें नहीं मिल रहा तो वो बाजू का टेंट्रम थ्रो करते हैं ताकि आगे से कोई रिएक्शन ही आए जिससे हमारे बीच कोई कनेक्शन तो लगने लगे। सो ये घरों के अंदर जो किच-किच जो आपको सुबह शाम नजर आती है, बेसिकली ये रिलेशनशिप एंगर है, जिसके थ्रू सम हाउ वो कोई एक आध फीलिंग ये लेने की कोशिश करते हैं कि हम इससे कुछ बातचीत करेंगे तो आगे से हमें रिएक्शन भी मिलेगा। सम हाउ नशे के मरीज जो हैं वो गुस्से को समझते हैं और वो उस पर रिस्पॉन्ड भी आपको करते नजर आते हैं। जैसे बाज़-औक़ात अगर फैमिली थ्रेट करती है किसी पेशेंट को कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम नशों से बाज ना आए, तो ज़्यादातर मरीज जो हैं वो उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते हैं मुस्बत तरीके से और वो कहते हैं कि अच्छा अब हमें घर से मत निकाले, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद नशे नहीं करूँगा। और वो फिर अगले कुछ दिन, एक हफ्ता या एक महीना भी इवन नशा नहीं करता। लेकिन ये तयशुदा हकीकत है कि जब तक मरीज नशे छोड़कर अपनी रिकवरी के ऊपर काम नहीं करेगा, दोबारा नशों की तरफ जाने के लिए उसके जो रास्ते हैं वो हमवार ही रहेंगे और वो किसी भी वक्त उठकर वापसी का सफर जो है वो तय करना शुरू कर सकता है। सो फैमिली के लिए ज़रूरी ये है कि इन वादों और इरादों पे यकीन ना रखे, क्योंकि अगर फैमिली पेशेंट के वादों और इरादों पर यकीन करती है और पेशेंट अगर माफ़ी मांगता है और उसको माफ़ कर देती है और वापस अपने घर पे बुला लेती है, पैसे देना शुरू कर देती हैं, गाड़ी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को वो सिगरेट वगैरह भी घर में खुद ही ला कर देने की तरफ चले जाते हैं कि अच्छा अब ये नशे नहीं कर रहा तो चलो सिगरेट ये पीता है तो सिगरेट पी ले, या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल पेशेंट करना शुरू कर देते हैं। फैमिली इन तमाम चीज़ों पर जब बिलीव करने लगती है तो फैमिली का ख्याल ये होता है कि अब की बार इसने जो वादा किया है वो बड़ी खरी नीयत के साथ और सच्चे दिल के साथ किया है। मैं अक्सर औकात फैमिलीज के साथ जब वास्ता मेरा होता है तो फैमिलीज को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि इस दफा ये जो बात कर रहा है ना, ये इसके कोई दिल के अंदर से निकली हुई बात है। इससे पहले हमें कभी भी यकीन नहीं आता था कि ये कोई सही बात कर रहा है या सही वादा कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम इस दफा जो ये छूट मांग रहा है अगर हम वो देंगे इसको तो शायद ये इस दफा के बाद नशे छोड़ देगा। बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी हम नशे के मर्ज को कोई एक जिस्मानी बीमारी कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई लंबा पाथ है, ये एक वादे तसल्ली से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीज़ें करना होंगी मरीज़ के साथ जो कि उसे नशों से एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएं। हमेशा याद रखें फैमिली मेम्बर के तौर पे कि कभी भी माफ़ी से जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज नहीं होते। माफ़ी से कोई आपके दिल की तसल्ली ज़रूर हो जाती है जब अगला माफ़ी मांगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके रवैये भी बदल जाएंगे। हमेशा माफ़ी के बाद तलाफ़ी और फिर कुछ इजाफी के असूल को अपनाएं, यानी जो गलती उसने की वो उसको रेक्टिफाई करे और उसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए करे तो आप अपने रवैयों को फिर नॉर्मल करने की तरफ जाएं। लेकिन फैमिली का ख्याल ये होता है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हम अपने घरों के अंदर नॉर्मेलिटी क्रिएट करेंगे तो उससे शायद कोई फायदा हमें पहुंचेगा। लेकिन बारहा धोखा खाने के बावजूद फैमिली जब पेशेंट के वादों और इरादों पर यकीन करती है और फिर वो धोखे पे धोखा खाई चली जाती है, तो ऐसे में फैमिली बड़ा क्लियरली एक वाज़िया पैगाम जो है वो बीमारी को देती है कि तुम कंट्रोल में हो, हम कंट्रोल में नहीं हैं। सो यहाँ पे फिर फैमिली को अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। सो ये 3 मकासद हैं जिसके थ्रू फैमिली गुस्से का इजहार करती है और ये समझती है कि इससे कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा भी, जो कि वक्ती तौर पे निकलता भी है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म चेंज नहीं है जो कि एक रिकवरी ओरिएंटेड लाइफ के लिए ज़रूरी है। या ये चेंज यूं भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज आया है ये चेंज नशे की बीमारी में तब्दीली पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। अच्छा, इसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बार बार ये चीज़ मेरे जहन में आ रही कि फैमिली नशा, ये जो फैमिली है ये गुस्सा करती है और ये अपने उस प्यारे के साथ हमेशा से गुस्सा करती है, और देखा ये गया है कि जब भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बिहेवियर्स में चेंज लेके आना है तो वो हमेशा से इस
चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, गुस्से को इस्तेमाल करते हैं और इस गुस्से से वो बहुत सारी तब्दीलियाँ ले भी आते हैं। अच्छा, उनका ये एक बिहेवियर जो है वो पुख्ता हुआ होता है कि जब भी हम गुस्सा करेंगे हम चीज़ों को तब्दील कर देंगे, लेकिन नशे की बीमारी में गुस्सा काम नहीं आता। जैसे कि आपने भी बताया कि गुस्सा इस बीमारी को डील करने में हेल्प नहीं करता, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो फिर हेल्प करेगी, यानी निमुल बदल क्या होना चाहिए गुस्से का? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली है कि जब हम एंगर की बात करते हैं तो चूंकि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो हमारे लिए गुस्से को मापने का जो पैमाना है वो अच्छाई बुराई नहीं है, बल्कि हमारे लिए गुस्से को मापने का पैमाना है कि ये सेहत की तरफ आपको लेकर जाता है या ये बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता है या ये सिक रवैयों को और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जाएगा। सो जब हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर का नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं है बल्कि एक मुस्बत एस्पेक्ट भी है। सो एंगर, जैसे मैंने शुरू में ही बात कही कि एंगर एक ऑनेस्ट इमोशन है, सो आपको इसको पॉजिटिव एंगर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एंगर से मेरी मुराद ये है कि फिलहाल अगर आप गुस्से में हैं और आपका दिल चाह रहा है कि आप ऐसी की तैसी किसी की कर दें तो अपने जज्बात पर काबू पाएं, अभी उनका इजहार मत करें। इजहार से मेरी मुराद है कि अपने रवैयों की सूरत में उनका इजहार मत करें, बल्कि सोचें कि ये सारी चीज़ें जो आपका दिल आपको बता रहा है कि आप करें, ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने ऐसी कोई बात क्यों कही थी। इसको करने से अगर कुछ हासिल नहीं है तो फिर उसको करने से बाज ही रहें, क्योंकि हम बल्कि तो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हुए सोच विचार करें कि ऐसी क्या तब्दीली लाई जाए जिसके थ्रू हमारे ना सिर्फ आपस में मरीज के साथ कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रहें, बल्कि मरीज वक्त गुजरने के साथ साथ हमसे दूर होने की बजाय हमारे करीब आने को ज्यादा तरजीह दे। सो एंगर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी तरफ अपना रुख जो है वो मोड़ें और अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें और अपने मरीज के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने की तरफ जाएं, जिसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें लेट गो करना पड़ेंगी। खास तौर पे अगर कोई फैमिली ये अंडरस्टैंड कर लेती है कि नशे की बीमारी कोई एक जिस्मानी बीमारी है तो फैमिली को काफी हेल्प मिल जाती है अपनी पुरानी रिजेंटमेंट्स को मैनेज करने की, अपने गुस्से को मैनेज करने की। क्योंकि मरीजों के हवाले से हमारा एक कल्चरली रवैया ये है कि जब भी कोई हमारा प्यारा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो हम उसके साथ गुस्सा करते हुए नजर नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई वॉमिट करता है तो आप ये नहीं कहते कि तुमने क्यों वॉमिट कर दिया, तुम क्यों अभी इतना जोर से खांसे, बल्कि अगर वो वॉमिट करता है तो हम उसके कपड़े चेंज करवाते हैं, उसको कोई परफ्यूम लगाते हैं और उसको दोबारा से सेटल करते हैं, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि ये बीमार है और इसको हमारी मदद की जरूरत है। सो नशे के मरीज भी जब बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम उनके साथ गुस्सा नहीं करते, बल्कि हम उनके लिए वो करने की कोशिश करते हैं जिससे जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आए। इसके अलावा आप अपनी रिजेंटमेंट्स को मैनेज करते हैं। आप ये सोच लेते हैं कि अपने गुस्से का इजहार करके मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, लेकिन इससे मरीज को कोई मुस्बत फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि मनफी फर्क पड़ेगा। सो आप अपनी भड़ास निकालने की बजाय अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, कोई अपनी सेल्फ केयर के ऊपर तवज्जो देते हैं और मरीज से वो बातचीत करते हैं जो करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि अभी आपके अंदर रंज बहुत ज्यादा है, आपको उसकी पुरानी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आप फिर अपने उस गुस्से को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं और सोचते हैं कि मेरे बात ना करने से ये नशे की बीमारी जैसा बड़ा मसला हल नहीं होगा, बल्कि मेरे बात करने से ये मसला हल होगा। ऐसी सूरत में हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काफी ज्यादा चीजें बताती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई टीम जो है वो गुस्से के अंदर आती है और उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करती है तो वो अपनी अपोनेंट टीम को शिकस्त दे सकती है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी टीम का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज हो तो उनकी तवज्जो गेम की बजाय अपने अपोनेंट्स पे होती है। सो जब गेम के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं होगी, अपोनेंट्स के ऊपर होगी, तो आप कभी भी उस गेम को नहीं जीत सकते। बिल्कुल वैसे ही नशे की बीमारी के अंदर जब फैमिली का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज होता है तो उनकी तवज्जो बीमारी की बजाय अपने मरीज के ऊपर फोकस होती है। सो वो उसी से बातचीत करते हैं जिससे कोई नताइज नहीं निकलते। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो उनकी तवज्जो नशे के मरीज की बजाय नशे की बीमारी पे होगी, जिसको मैनेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने इस सब स्किल हमें बताया है। उस गुस्से से कैसे डील करें जो नशे की बीमारी में मुब्तला अफराद को होता है या उनकी ख़ानदान को होता है। तो मैडम, मेरा एक बड़ा ही अहम सवाल है। अभी आपने बड़े ही शानदार अंदाज में इस पूरे चैनल को बताया कि गुस्सा आता क्यों है और गुस्से से होता क्या है।
एक बड़ा ही अहम पॉइंट है कि जब भी कोई फैमिली ये आइडेंटिफाई करती है कि मरीज़ जो है, उनके घर का कोई प्यारा जो है वो नशे की बीमारी का शिकार हो गया और अब फैमिली ये देखती है कि बग़ैर इलाज के अब वो चल नहीं सकता, ट्रीटमेंट कराना ही कोई सलूशन उन्हें नज़र आता है, यानी उन्होंने तय कर लिया। अब जैसे ही वो पेशेंट से इस बारे में बात करती है तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और भी बहुत सारे रिएक्शंस दे सकता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अब इस गुस्से को हम कैसे डील कर सकते हैं, आप उन ख़ानदानों की रहनुमाई फरमाएं। देखें, जब भी कोई फैमिली किसी पेशेंट से बात करती है इलाज के हवाले से, तो फैमिली ज़्यादातर क्रूशल मोमेंट्स को यूज़ करती है। क्रूशल मोमेंट से मेरी मुराद है कि फैमिली को ये ख्याल इलाज का तभी आता है जब मरीज़ ताज़ा नशा करके तो भी घर में एंटर हुआ है और फैमिली का ख्याल है कि ये लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वक्त इसने नशा भी किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो ये फ़ौरन रजामंद हो जाएगा। फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मरीज़ को नशों की वजह से जो तकलीफ़ें मिल रही होती हैं, उस मरीज के पास एक उनका हल भी मौजूद है कि वो अपनी उन फीलिंग्स को नशों के थ्रू मेडिकेट भी करता रहता है। और वो हल भी नशा ही है, वो हल भी नशा है, तकलीफें भी नशे की वजह से आ रही होती हैं और वो एक फॉल्स सोल्यूशन के तौर पर नशों से ही उसे मेडिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो फैमिली जो है वो ज़्यादा तकलीफ को महसूस करती है। फैमिली का ख्याल है कि उसको अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको नशे छोड़ना चाहिए। देखें, बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी कोई नशे छोड़ेगा वो अपनी रीजंस की वजह से छोड़ेगा, वो फैमिली की रीजंस की वजह से नहीं छोड़ेगा। फैमिली को अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो मरीज़ को रीजंस प्रोवाइड करे ताकि वो नशा छोड़ने की सोच की तरफ चलना शुरू कर दे। फैमिली बहुत सारे ऐसे काम करती है पेशेंट को डिफरेंट क्राइसिस में से निकालने के लिए, उसको बार बार रेस्क्यू करती है, उसकी जगहों पे झूठ बोलती है, उसकी जगहों पे बहाने बनाती है। सो फैमिली अगर ये काम करने से हाथ पीछे खींच ले तो पेशेंट को हर रोज़ किसी ना किसी छोटे बड़े क्राइसिस से जब वास्ता पड़ेगा तो इवेंचुअली वो फिर ये सोचने पे मजबूर होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये जो हर रोज़ मसाइल मुझे दरपेश होते हैं ये नशों की वजह से हो रहे हैं, ये किसी और की वजह से नहीं है। लेकिन जब फैमिली उन तमाम मसाइल को साफ करती रहती है और मरीज नशों के मजे लेता रहता है तो मरीज के जहन में ये सोच नहीं उभरेगी। फैमिली जब भी बात करे, फैमिली को एक तो बात करने का वक्त जो है वो ट्रेस करने की ज़रूरत है। फैमिली को हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठ के नाश्ता जब मरीज कर चुका हो या कर रहा हो तो तब बात करने की ज़रूरत है, जब उसने नेक्स्ट डोज नशे की अभी नहीं ली, रात का नशा उतर चुका है, नेक्स्ट डोज नशे की नहीं ली, तो वो बेस्ट टाइम होता है जिसमें फैमिली बात कर सके। और फैमिली नशों पे बात करने की बजाय फैमिली नशे की बीमारी के ऊपर बात करे। ज़्यादातर फैमिलीज ये डिमांड कर रही होती हैं कि तुम नशा छोड़ दो, और फैमिली का भी ये एक बिलीफ होता है कि अगर ये नशा छोड़ देगा तो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और सिर्फ एक नशा ही तो मसला है। जब अगर फैमिली ये कहती है कि नशों की वजह से जो आपके रवैये हैं उनसे हमें तकलीफ पहुंचती है, प्रॉब्लम आप नहीं हो बल्कि प्रॉब्लम नशे की ये बीमारी है, तो फिर पेशेंट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है कि अच्छा वो एज ए पर्सन अच्छा है लेकिन जो नशों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है। सो एक तो पीक मोमेंट्स में या क्रूशल मोमेंट्स में पेशेंट से बात ना करें, यानी जब वो नशे की हालत में है तो फिर उससे बात ना करें, फिर उससे कम से कम कम्युनिकेशन करें और उसको सोने दें। जब वो सुबह सोकर उठेगा तो फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और कभी भी पेशेंट के साथ 1-to-1 बातचीत ना करें। आपको जितना भी मान हो कि आप कोई बड़ी ही उम्दा बातचीत करने वाले हैं, आपको जितना भी मान हो कि आपके साथ उसका रिश्ता बहुत ज़बरदस्त है या बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो आपकी बात को कभी भी इनकार नहीं करेगा, बीमारी आपके इन सारे मानों को तोड़ देती है। जब भी पेशेंट के साथ बात करें तो एक टीम बनाकर बात करें। जैसे नशे से पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाना ये कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़े प्रोजेक्ट पे आप अकेले अगर काम करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आप उस काम को निभा नहीं सकेंगे। हमेशा एक टीम अपनी इकट्ठी करें, 3-4 लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर पहले अपना कोई एजेंडा तय कर लें और उसमें सिर्फ नशे की बीमारी के मौजू के ऊपर ही बात हो, और उससे बारहा कहें कि हम चाहते हैं कि तुम किसी न किसी मौलिद से रब्ता करो और अपने इलाज की तरफ जाओ, क्योंकि इससे हमें भी काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है, आपको भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सो बेहतर है कि हम इसके कोई हल की तरफ जाएं। सो अगर तो वो उन मोमेंट्स में बात करेंगे जहाँ पे अभी मरीज नशे के ज़ेरे असर नहीं है और नशा किए हुए उसे कोई 12-13 घंटे हो चुके हैं, तो फिर वो आपको मुनासिब जवाब देने की तरफ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन ही मान जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चलें।
लेकिन वो आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को सुनकर तो या तो वो खामोश रहेगा या फिर आपको कहेगा कि अच्छा मैं सोचूंगा। लेकिन अगर आप बात करने के साथ साथ खुद भी गुस्सा करने लगेंगे तो फिर आगे से रिटेलिएशन आएगी, फिर आपको वो रिटेलिएट करेगा। अगर आप उससे ये कहेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो, तुम्हारा तो मुस्तकबिल भी आगे खाक ही है और आगे कुछ नजर भी हमें नहीं आता, तुम तो बस बेड़ा ही गर्क करोगे अपना भी और तुम हमारे खानदान का नाम भी डुबोगे। तो फिर ऐसी बातें जब आप मरीज को कहेंगे, चाहे उसे 12 घंटे हो चुके हैं नशा करते किए हुए, तो फिर वो आपकी बातों पे रिटेलिएट ही करेगा। हमेशा अपना मौकफ जो है वो अच्छे तरीके से किसी दूसरे को बयान करें, जिसमें शेमिंग एलिमेंट ना हो, जिसमें डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स ना हो, जिसमें आप उसको कोई प्रोवोक करने वाली बात ना करें। सिर्फ अपना मौकफ बयान कर दें कि हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी नशे की बीमारी के बारे में कुछ सोच विचार करनी शुरू करें और हम भी कोई मौलज तलाश कर रहे हैं, आप भी कोई मौलज तलाश करने की तरफ जाएं ताकि हम इस मसले को हल करने की तरफ